अस्सलामुअलैकुम। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एंड एवरेज एक्सेलरेशन को। ये जो एमसीक्यूज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऐसा नहीं है कि ये एमडीकेट के जो टेस्ट है उसमें आएगा, लेकिन जितने भी मैं एमसीक्यूज़ बना रहा हूँ तो इस एमसीक्यूज़ में इस सब जो टॉपिक जिस टॉपिक से मैं बना रहा हूँ तो उसी टॉपिक का पूरा जो कंसेप्ट है, जो थीम है, वो इन एमसीक्यूज़ में इंक्लूड होती है। तो हर एमसीक्यूज़ को जो है ना आप गौर से देखिए, उसका पीछे जो कंसेप्ट है उसको समझने की कोशिश करें। तो इसी टॉपिक से हमारे पास जो आज एजी लेवल के जो एमसीक्यूज़ है वो इस तरह है कि when the acceleration is perpendicular to velocity then the acceleration is produced due to the change in। कहते हैं कि अगर हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है वो किस चीज़ की चेंज की वजह से प्रोड्यूस होती है। तो देखिए हमारे पास जो एक्सेलरेशन है ना वो बराबर होती है द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। अब वेलोसिटी चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसके पास दो चीज़ें होती हैं, एक वेक्टर जो है डायरेक्शन और एक हमारे पास होती है इसकी मैग्नीट्यूड। तो या तो चेंज इन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी या चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से जो है एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी या दोनों की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। तो ये हमारे पास 3 केसेस हो गई। यानी पहला हमारे पास ये कि अगर मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो तब भी वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। तो देखिए जब वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज आ रही हो और एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का डायरेक्शन एक ही हो तो उस सूरत में एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के या तो पैरेलल होंगी या इसके एंटी पैरेलल होंगी। यानी जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो उसी दौरान हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी वो सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से प्रोड्यूस्ड होगी। जिस तरह का हमारे पास जो मोशन है जब मोशन अंडर ग्रेविटी है, यानी जब बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हो तो उसी दौरान हमारे पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है वो चेंज इन मैग्नीट्यूड की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है। यानी आपसे इसी तरह भी पूछा जा सकता है कि जो जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के पैरेलल हो और जो एक्सेलरेशन है वो प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू द चेंज इन मैग्नीट्यूड, तो ये किस तरफ का मोशन है, तो ये मोशन हमारे पास है मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ट्रांसलेटरी मोशन, ये हमारे पास होती है। सेकंड केस जो हमारे पास है वो इस तरह के अगर हमारे पास वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रही हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी। तो जब वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रही हो और उसी की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड हो रही हो तो उसी दौरान हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी और इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहेगा। तो जब एक्सेलरेशन जो है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर हो तब ये ऐसा केस है जो हमें डिफाइन करते हैं किसी बॉडी की सर्कुलर मोशन को। यानी जब बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही हो तो उसी दौरान आपका जो एक्सेलरेशन है, लीनियर एक्सेलरेशन और लीनियर वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। और इसी केस में आपके पास जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है। यानी हमारे पास सेकंड केस में हमारे पास जो है सर्कुलर मोशन है जिसकी में वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आ रही है। थर्ड केस जो हमारे पास है वो कुछ ऐसे तरह कि अगर हमारे पास वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में चेंज आ रही हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगा। तो ये थर्ड केस हमारे पास प्रोजेक्टाइल मोशन में है। तो आपसे इसी तरह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है वो वेलोसिटी की किस चेंज की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज हो रही है तो उसी की वजह से एक्सेलरेशन ए प्रोड्यूस्ड होती है। तो ये 3 हमारे पास जो है ना इंटरेस्टिंग केसेस हो गई
अगेन लेसन, अगर हमारे पास एक्सेलरेशन वेलोसिटी के पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी वो सिर्फ वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड की चेंज की वजह से प्रोड्यूस्ड होगी। और इसका जो एग्जांपल है वो ट्रांसलेटर मोशन इन मोशन अंडर ग्रेविटी है। सेकंड केस में हमारे पास ये है कि जब वेलोसिटी के डायरेक्शन की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती हो तो उसी दौरान हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी, और यही कंडीशन है हमारे पास सर्कुलर मोशन के लिए। थर्ड केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों जब चेंज हो रही हो तब भी हमारे पास एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होगी, और ये केस हमारे पास है प्रोजेक्टाइल मोशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एंड डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी दोनों चेंज हो रही है, जिसकी वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है। तो इन तीनों केसेस को आप ज़हन नशीन रखिए। तो इसी एमसीक्यूज़ में जो है जो कंसेप्ट है जो कहते हैं इन तीनों केसेस में से जो फर्स्ट केस है वो हमारे पास इस तरह की एक्सेलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी, यानी हमारे पास सेकंड केस है। तो इसमें हमारे पास जो वेलोसिटी होती है, जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है वो चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी की वजह से प्रोड्यूस्ड होती है, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। तो आप इन तीनों जो केसेस हैं इनको जहन में रखिए। MCQ नंबर सेकंड है हमारे पास, द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द एंगल बिटवीन एक्सेलरेशन a एंड वेलोसिटी v इज इक्वल टू। तो यही केस है, ये परपेंडिकुलर वाला केस है, लेकिन अब क्वेश्चन का जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा चेंज किया गया है। तो जब स्पीड हमारे पास कांस्टेंट हो किसी बॉडी किसी पार्टिकल की तो ये हमारे पास सर्कुलर मोशन में होती है, और इसी केस में हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो हमारे पास एमसीक्यू नंबर सेकंड का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है। एमसीक्यू नंबर सेकंड, फर्स्ट और सेकंड जो है ना, इनका दोनों का जो डिज़ाइन है वो एक ही, कंसेप्ट एक ही है लेकिन डिज़ाइन डिफरेंट है। तो इसी तरह का जो कंसेप्ट है वो मैं हर टॉपिक से आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसी तरह एमसीक्यू नंबर थर्ड है हमारे पास, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर अपोजिटली डायरेक्टेड व्हेन द ऑब्जेक्ट एस। जब हमारे पास वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अपोजिट हो, यानी एक्सेलरेशन अगर हमारे पास ऊपर की तरफ हो या वेलोसिटी हमारे पास ऊपर हो तो एक्सेलरेशन हमारे पास डाउनवर्ड होगी। तो ऐसा कौन सा केस है जिसमें हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो है वो अपोजिटली डायरेक्टेड हो, यानी एंटी पैरेलल हो। तो ऑप्शन ए हमारे पास है, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ एंड फ्री फॉल स्टेट रिवॉल्विंग इन सर्कल, नन ऑफ दिस। तो देखिए, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, क्योंकि जब मोशन अंडर ग्रेविटी हो तो हमारे पास जो एक्सेलरेशन होती है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होती है, उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स द अर्थ होगी, और बॉडी जो है ज़मीन से ऊपर की तरफ जा रही है तो जिस डायरेक्शन में बॉडी जा रही हो तो वो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। तो वेलोसिटी जो है वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन अपवर्ड हो गई, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमारे पास डाउनवर्ड हो गई। सो ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन, मूविंग अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द अर्थ। ना एमसीक्यूज नंबर 4 थे हमारे पास, एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, एक ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है तो ये कौन कौन से केसेस में पॉसिबल है? द ऑप्शन ए इज नॉट एक्सेलरेटेड, माइट बी एक्सेलरेटेड, इज ऑलवेज एक्सेलरेटेड, ऑप्शन डी आल्सो हैज अ कांस्टेंट वेलोसिटी। तो याद रखिए, जब बॉडी किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही हो तो ये तकरीबन 90% केस ऐसा हो गया कि बॉडी जो है वो सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही हो। तो जब सर्कुलर पाथ में बॉडी ट्रेवल कर रही हो कांस्टेंट स्पीड के साथ तो वहाँ पर तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, सो दिट माइट बी एक्सेलरेटेड। एंड ऑब्जेक्ट जो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही हो तो इट माइट बी एक्सेलरेटेड, इसकी एक्सेलरेशन हो सकती है। एमसीक्यू नंबर 5 है, एन ऑब्जेक्ट विल बी इन फ्री फॉल स्टेट इफ द हाइट फ्रॉम विच इट इज ड्रॉप्ड। एक बॉडी जो है वो फ्री फॉल स्टेट में कब होगी? तो याद रखिए, जिस हाइट से हम इसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ फेंक देते हैं, अगर वो हाइट जब हम कंपेयर करते हैं रेडियस ऑफ अर्थ के साथ, जो जब हमारे पास यही हाइट रेडियस ऑफ अर्थ से मच लेस हो तो हमारे पास इसी बॉडी का जो डाउनवर्ड मोशन है वो हमारे पास तकरीबन फ्री फॉल के स्टेट में आ रही है। तो दैट विल बी द करेक्ट ऑप्शन, विल बी मच लेस देन द रेडियस ऑफ अर्थ। ना इसी टॉपिक से मॉडरेट लेवल के एमसीक्यूज हम लेते हैं, तो वो मॉडरेट लेवल का एमसीक्यूज हमारे पास इसी तरह के, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन देन डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी इन t सेकंड इज प्रोपोर्शनल टू।
यहाँ पर याद रखिए, जब हमारे पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही हो तो हम एक काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि काइनेमेटिक इक्वेशन हमारे पास तब यूजेबल है जब हमारे पास किसी बॉडी की एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो, यानी कांस्टेंट हो। तो जब भी आपके पास यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जिक्र हो रही हो तो तकरीबन जो कंसेप्ट हम जो चीज़ हम यूज़ करेंगे वो तकरीबन काइनेमेटिक इक्वेशंस, यानी जो MCQs हम सॉल्व करेंगे वो तकरीबन 95% चांसेस ऐसे होंगे कि वो हम काइनेमेटिक इक्वेशन से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की बात हो रही है, तो लिहाजा हम काइनेमेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। तो देखिए, इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, जब रेस्ट से बॉडी स्टार्ट हो कर रही हो तो इसका इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास हो गई 0 एंड मूव्स विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, हमारे पास एक्सेलरेशन है a, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी एंड t सेकंड एज प्रोपोर्शनल टू। तो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी की बात नहीं हो रही, तो लिहाजा हम यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, s इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो देखिए, इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है 0, तो यहाँ पर 0 पुट करते हैं तो हमारे पास आएगा 0 प्लस 1/2 AT स्क्वायर, दैट विल बिकम एज 1/2 AT स्क्वायर। अब 1/2 और a ये तो कांस्टेंट है, सो हमारे पास बन जाएगा s इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू t का स्क्वायर। इक्वलिटी साइन एंड कांस्टेंट जो है इसको हम रिप्लेस करेंगे प्रोपोर्शनलिटी साइन के साथ, सो ये बन जाएगा हमारे पास s इज प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, MCQ number 7 is the motion of an object sliding down on a frictionless inclined surface S. एक बॉडी है वो किसी inclined surface पर जो है वो डाउनवर्ड मोशन कर रही है, तो इसका जो मोशन है वो किस तरफ कैसा होगा। देखिए, यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात जो वो ये है कि द सरफेस इज फ्रिक्शनलेस सरफेस। जो सरफेस है वो फ्रिक्शनलेस है, मतलब कोई रेजिस्टिव फोर्स नहीं है। बॉडी जिस वेलोसिटी या जिस एक्सेलरेशन के साथ नीचे आ रही हो तो वही एक्सेलरेशन इसकी कांस्टेंट रहेगी। सो बॉडी द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन ऑन अ फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड सरफेस इज यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। अगर यहाँ पर इस तरह हो कि द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्लाइडिंग डाउन ऑन अ फ्रिक्शन सरफेस, यानी फ्रिक्शनलेस ना हो, कुछ फ्रिक्शन हो सरफेस का, तो फिर हमारे पास इसका ऑप्शन बन जाएगा नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। लेकिन जब यहाँ पर तो है फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स नहीं है, रेजिस्टिव फोर्स नहीं है तो बॉडी की एक्सेलरेशन हमारे पास कांस्टेंट रहेगी। सो स्लाइडिंग डाउन का जो मोशन है वो हमारे पास यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होगा। MCQ नंबर 8 है, an object moves with constant acceleration of 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, व्हाट डज दिस मीन्स। एक बॉडी जो है वो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड के साथ एक्सेलरेशन के साथ जा रही है, तो इसका क्या मतलब है। The object's velocity increases by 2 meter per second in every second. The object velocity decreases by 2 meter per second in every second. The object's velocity remains constant. The object's acceleration increases by 2 meter per second square in every second. यानी कि 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है कि इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में इसकी वेलोसिटी जो है 2 मीटर पर सेकंड की रेट से चेंज हो रही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर +2 है, अगर ये हमारे पास -2 होता तो केस हमारे पास कुछ डिफरेंट होता, लेकिन ये +2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यानी हमारे पास पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यानी पॉजिटिव जो एक्सेलरेशन है उसकी बात हो रही है, और पॉजिटिव एक्सेलरेशन तब होगी जब हमारे पास वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास ये है कि द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इंक्रीज बाय 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड इन एवरी सेकंड। एक ही सेकंड में इस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकंड से साथ इंक्रीज हो रही है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। Now, MCQ number 9 है, when a body moving in a circle with constant speed, then its acceleration and instantaneous velocity are related as। अगर कोई बॉडी जो है वो किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल कर रही हो तो इसका जो वेलोसिटी, इसकी जो वेलोसिटी है और एक्सेलरेशन जो है वो एक दूसरे के साथ किस तरह रिलेटेड होगी, या डायरेक्टली रिलेटेड होगी, इन्वर्सली रिलेटेड होगी, या देयर इज नो रिलेशन, या नन ऑफ दिस जो है। देखिए, यहाँ पर हर पॉइंट पर जब हम वेलोसिटी को ड्रॉ करते हैं तो वो एक्सेलरेशन के परपेंडिकुलर आ रही है, और वेलोसिटी के बढ़ने या घटने से हमारे पास एक्सेलरेशन पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन जो है वो प्रोड्यूस्ड होती है ड्यू टू द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी अगर वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड बढ़ रही हो या घट रही हो तो हमारे पास एक्सेलरेशन की वैल्यू पर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस्ड नहीं होता। सो लिहाजा इसी केस में हमारे पास एक्सेलरेशन और वेलोसिटी जो एक दूसरे के जो परपेंडिकुलर होती है वो ऑलवेज होती है, मतलब देयर इज नो रिलेशन बिटवीन द एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ना MCQ नंबर 10 है हमारे पास, व्हाट डज द ग्राफ शोज। एक ग्राफ दिखाया गया है, इसे में आपसे पूछ रहा है कि ये क्या शो करते हैं। दैट शोज द ग्राफ जो है ये वेलोसिटी और टाइम के बीच में। सो दिस शोज दैट द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये वाला ग्राफ जो है रेड लाइन पे शो किया गया है, ये हमारे पास ग्राफ है। सो दिस यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन आर प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। तो एक्सेलरेशन हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमारे पास एक्सेलरेशन के बराबर होती है, a इज इक्वल टू डेल वी डिवाइडेड बाई डेल टी। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन तब होगी जब हमारे पास जो ग्राफ है वो स्ट्रेट लाइन हो। या तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, लेकिन एक चीज़ है वो ये है कि जो टाइम है वो फिक्स्ड है, एक ही वैल्यू पर टाइम हमारे पास रुका हुआ है, जबकि बॉडी की वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हो रही है। तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि हमारे पास टाइम एक ही पॉइंट पर हो, यानी टाइम न घट रही हो न बढ़ रही हो और बॉडी की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही हो। तो इसी तरह का ग्राफ जो है वो हमारे पास पॉसिबल नहीं है। ये पहला कंसेप्ट हो गया इस चीज़ का। दूसरा कंसेप्ट ये है कि हमारे पास जो टाइम है वो एक ही पॉइंट पर जो है पड़ा है, यानी दिस इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई, अगर डेल्टा टी को हम यूँ लिखेंगे कि T2 माइनस T1, तो T2 भी एक ही है और T1 भी एक ही है। सो दिस इज डेल्टा वी डिवाइडेड बाई T2 माइनस T2 दैट इज इक्वल टू 0, देन द एक्सेलरेशन बिकम एज अनडिफाइंड। तो एक्सेलरेशन हमारे पास हो जाएगी अनडिफाइंड। तो ऐसा तो मोशन पॉसिबल नहीं है कि किसी बॉडी की एक्सेलरेशन हमारे पास हो अनडिफाइंड। सो दिस ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दिस टाइप ऑफ ग्राफ इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। तो ये था हमारे पास इसी टॉपिक से जो कंसेप्चुअल कुछ MCQs थे। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के जो MCQs है उसको डिस्कस करेंगे और कुछ कोशिश करेंगे कि डिफ़िकल्ट लेवल के भी MCQs जो है वो इंक्लूड कर सकें।